बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स के लेक्चर में हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। तो ग्रेविटेशन जो है दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स, हर दो बॉडी के दरमियान फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में डिस्कवर किया था। उसने कहा था कि हर दो मास जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनके बीच में। तो सिर्फ उसने यही कहा था कि जो है जितने भी इस यूनिवर्स में बॉडीज हैं, सन और अर्थ के दरमियान, और अर्थ और मून के दरमियान, और अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान, और जितने भी बाकी जो हम यहाँ पे भी जितने भी मासेस देख रहे होते हैं बॉडीज, उन सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो भी बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना मास बड़ा होगा इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना मास कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और उसने ये भी बताया था कि दो मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और उनके दरमियान जो क्या कहते हैं डिस्टेंस कम हो तो उनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स कम होगा। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया था 1686 में। उसने कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2। तो जो दो मासेस, आप कुछ भी कंसीडर कर लें, दो बॉडीज के जो मासेस हैं उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। जितना मास ज़्यादा होगा उतना फोर्स भी ज़्यादा होगा। और उसने ये भी बताया था कि 1/r², जितना दो बॉडीज के दरमियान, या अगर ये दो बॉडीज हो उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस कम हो, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इसके दरमियान अंदर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें, 1 और 2 को कंबाइन कर लें, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r² बनेगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो F इक्वल टू gm1 m2/r² बनेगा। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। दोनों जो मास, दो मास के दरमियान जो फोर्स लग रहे हैं उन दो मास पे डिपेंड करेगा, उन दो बॉडीज के मास पे डिपेंड करेगा, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और जी पे डिपेंड करेगा। उसने यही बताया था कि जी पे डिपेंड करेगा, और जी की वैल्यू उसने डायरेक्ट बता दिया था कि 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 फोर्स लगेगा। तो जी की वैल्यू इसने डायरेक्टली बता दिया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको पता चला था कि जी की वैल्यू अगर ये पुट कर दें तो फोर्स जो इसने एक्सपेरिमेंट करी थी वो सही आ रहा है, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो सही हो रहा है। तो उसको ये नहीं पता था कि जी की वैल्यू जो है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 कैसे आता है, क्यों आता है, इस जी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सका था। उसने सिर्फ यही बताया था कि दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? मास। दो जो बॉडीज पे फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों के मास पे डिपेंड करता है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन ने हमें दिया था। इसके बाद तकरीबन 1 सेंचुरी के बाद, 100 साल के बाद, 1798 में केविन डिश ने एक एक्सपेरिमेंट करके जी की वैल्यू हमें बता दी थी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू उसने फाइंड करी थी। तो उसने तकरीबन 100 साल, 1686 में न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1798 में 100 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद केविन डिश ने जी की वैल्यू फाइंड करके दिया था। उसने बताया था कि उसने उसकी जो एक्सपेरिमेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट करके जी की वैल्यू फाइंड की थी। उसने एक रॉड से दो छोटे मासेस को अटैच कर लिया था। उसका डिस्टेंस डी था, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस डी था, और इसके जो करीब हैं दो बड़े मासेस को, इसके निस्बत थोड़ा सा बड़े मास को उसने रखा इसके करीब। तो उसमें रोटेशन पैदा हो गई, इसमें टॉर्क पैदा हो गई, ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने लगा, ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने जी की वैल्यू फाइंड की थी। तो उसने ये बताया कि जो दो मास रखे हैं, यहाँ पे एक मास बड़ा मास है, ये छोटा मास है। जो रॉड पे जो दो छोटा सा मास है वो क्या करेगा? टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी
लार्ज बॉडी, जो बड़े बॉडीज हैं M2, ये दोनों क्या है, इसके निस्बत इनकी मासेस ज़्यादा है, तो इनकी तरफ टिल्ट हो जाएगा और टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा उस किस में, इस रॉड में। तो न्यूटन ने भी कहा हुआ था, पहले ही कहा था कि दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जब आप छोटे मास के करीब जो है बड़े मास को रखेंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा उसमें क्या कहते हैं, स्पेस में किए जाते हैं, और स्पेस में वहाँ पे एयर वगैरह, एयर फ्रिक्शन इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने ऑब्जर्व किया था। और उसने ये बताया था एक्सपेरिमेंट में, उसने ये देखा कि टॉर्क जो है, इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थीटा जितना ज़्यादा होगा, इसमें जितना एंगल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इतना टॉर्क, इसमें जितना टॉर्क ज़्यादा लग रहा है उतना ही इसके दरमियान इसमें एंगल भी ज़्यादा बन रहा था। तो टॉर्क इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा उसने यहाँ से फाइंड करी थी। और अगर टी हमें पता है एफ डॉट आर के बराबर है, टॉर्क जो है एफ डॉट फोर्स और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। तो जिस इस पे जो फोर्स लग रहा है और इसके दरमियान जो मोमेंट आर्म है उसके दरमियान इक्वल टू एफ डॉट आर है, वो हमें पता है थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसमें प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे तो एफ डॉट आर के जगह पे डी भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को आर भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने डी लिखा हुआ है, और कैवेंडिश ने भी जो एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू डी लिखा हुआ है फार्मूले में, तो डी में आर की जगह पे डी लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू सी थीटा। उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको उसने सी लिया था, और सी की जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है वो उसने 2 पाई, उसने एक्सपेरिमेंट में देखा है 2 पाई स्क्वायर एल के बराबर है, 2 पाई स्क्वायर एल के बराबर है। अब इसको इसमें पुट कर लें, सी की जगह पे एफ डॉट, और एफ इक्वल टू हमें पता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर है, ये न्यूटन ने फाइंड किया हुआ था पहले। तो इसके इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर लें, एफ की वैल्यू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, डी इक्वल टू सी की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर एल। एल जो है, इसमें जो एल है वो लेंथ है, दो रॉड्स, जो रॉड्स के जो लेंथ है उसकी जो लेंथ है। अब जी की वैल्यू हमने फाइंड करना है, जी इसी साइड पर रखते हैं, बाकी सब को साइड पे भेज देंगे, ये डिवाइड हो रहा था साइड पे 2 पाई स्क्वायर एल, ये सी की वैल्यू पुट कर दी थी, तो थीटा इधर रहेगा, थीटा इनटू ये आर स्क्वायर इधर जाके आर स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय m1 m2 डी। ये इसकी वैल्यू, अगर इसमें जो वैल्यूज हैं ये सारे कांस्टेंट हैं, 2 आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.1416 ये भी कांस्टेंट है, इसको पुट कर सकते हैं। एल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हम मेयर कर सकते हैं, वो यहाँ पे पुट कर दे। थीटा, इसमें जितना थीटा प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद इसमें पुट कर दें। आर जो है वो m2 और m1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आर लिया है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो इसमें पुट कर लें। m1 मास 1, इनकी जो मास है, इनकी जो मास स्मॉल बॉडी की मास वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। m2 इसकी भी मास हम फाइंड कर सकते हैं, और d जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 आ रहा था, जो कि हमें न्यूटन ने 100 साल से ज्यादा, 100 साल पहले हमें बताया हुआ था कि g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो हमें किसने बताया, कैंडिश ने हमें इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें दिया। तो इसमें हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है वो कैसे हम फाइंड करते हैं ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा।